नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शीरीन। 24 घंटे 24 रिपोर्टरों में आपका स्वागत है। देश विदेश प्रदेश खेल जगत की सारी खबरों का बुलेटिन शुरू हो चुका है। सबसे पहले बड़ी खबरों का छोटा सा टीजर। दिल्ली में मौत बांटने वाले बेसमेंट में कितनी लाइब्रेरी चल रही हैं? कोचिंग हादसे पर केंद्र सरकार ने क्या एक्शन लिया? अहमद बिलाल बताएंगे। हिमाचल में आसमानी दहशत का एपिसेंटर क्या था? दीपक रावत तस्वीरों के साथ समझाएंगे। वंदे भारत ट्रेन में बवाल क्यों बचा? रविकांत के पास फर्स्ट हैंड रिपोर्ट है। सबसे पहले आज की बड़ी खबर। दिल्ली में आईएएस की तैयारी कर रहे 3 छात्रों की मौत को लेकर आज दिन भर एक्शन हुआ। यूपी की तर्ज पर दिल्ली में अवैध कंस्ट्रक्शन पर बुलडोजर एक्शन हुआ। सिस्टम को अब याद आया कि दिल्ली में अवैध और अनधिकृत निर्माण हुआ, लिहाजा एंटी एंक्रोचमेंट ड्राइव शुरू हुई। जिस जगह बच्चों की पानी में डूबकर मौत हुई उसके पास बुलडोजर चलवा दिया गया, यानी सिस्टम ने खुद को ही पाक साफ होने का सर्टिफिकेट देना शुरू कर दिया। लगभग 50 मीटर सड़क का फुटपाथ और पेवमेंट तोड़ दिया। इधर दिल्ली पुलिस और एमसीडी का अलग एक्शन रिएक्शन हो रहा है। कार्रवाई के नाम पर एमसीडी की मेयर ने हाई लेवल मीटिंग की। इससे पहले कोचिंग सेंटर के 13 बेसमेंट सील कर दिए गए थे। जूनियर इंजीनियर डिसमिस और एक असिस्टेंट इंजीनियर सस्पेंड कर दिया गया। अब दिल्ली पुलिस एमसीडी को रेडार पर ले रही है। नालों की सफाई और राव कोचिंग सेंटर को एनओसी कैसे मिली? एमसीडी से हमने कुछ इन्फॉर्मेशन मांगा है, जो हम उनको फर्दर नोटिस देकर भी उनसे इन्फॉर्मेशन मांगेंगे और उनके रोल को भी हम एग्जामिन करेंगे और जैसा कि मैंने बताया, जिसका भी इसमें रोल आएगा उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई। दिल्ली में शनिवार रात राव कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में बड़ा हादसा हुआ था। लाइब्रेरी में पानी भरने की वजह से 3 छात्रों की डूबने से मौत हुई थी। आईएएस कोचिंग सेंटर में हुए हादसे के बाद से सियासत और प्रदर्शन का दौर जारी है। बीजेपी और आम आदमी पार्टी की आरोप प्रत्यारोप की राजनीति से अलग स्टूडेंट्स ने भी अपने मांगों को सामने रखा है। किसी ने एलजी के घर का घेराव किया तो किसी ने एमसीडी के ऑफिस के बाहर प्रदर्शन किया। बीजेपी के प्रोटेस्ट को देखते हुए दिल्ली पुलिस को वाटर कैनन का भी इस्तेमाल करना पड़ा। प्रोटेस्ट तो ऐसा था कि इसमें थाली और चूड़ियां भी दिखाई दी। इसी बीच दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर भी एक्शन में नजर आए। प्रदर्शन कर रहे छात्रों के बीच पहुंच गए। 2 दिन से ये स्टूडेंट्स कोचिंग सेंटर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, अपनी आप बीती सुना रहे हैं। एलजीबीके सक्सेना ने छात्रों से बात की, उन्हें कार्रवाई का भरोसा भी दिलाया, लेकिन इस बीच छात्रों ने एलजी के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। बीजेपी के पार्षदों ने सिविक सेंटर की बिल्डिंग में जमकर नारेबाजी की और हंगामा किया। आरोप प्रत्यारोप का भी दौर जारी रहा। देखिए, ये तो पूरी तरीके से लापरवाही से मौत है, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और एक बहुत शर्म की बात है। इस तरीके का हादसा हुआ, मैं किसी का बचाव नहीं करूंगा इसके लिए। आप एक जांच कराइए, स्वायत्त जांच कराइए। आम आदमी पार्टी और एलजी के बीच तकरार कोई नई बात नहीं है, लेकिन सवाल जब बच्चों की मौत का हो, सिस्टम में सुधार का हो, तो फिर आरोप प्रत्यारोप की बजाय सियासत से ऊपर उठकर काम करना चाहिए। छात्र सिर्फ यही चाहते हैं। देश की राजधानी में इतने बड़े हादसे के बाद दिल्ली पुलिस के रोल और कार्रवाई के तरीके पर सवाल उठ रहे हैं। क्या बड़ी मछलियों को बचाने की कोशिश हो रही है? सवाल इसलिए क्योंकि इतनी बड़ी घटना के बाद जब पुलिस ने एक्शन लिया, जब गिरफ्तारियों को अंजाम दिया, तो राव कोचिंग सेंटर के मालिक से पूछताछ के लिए रिमांड नहीं मांगी। पुलिस का कहना है कि इस केस में लगातार गिरफ्तारियां हो रही है। आरोपियों के खिलाफ सख्त एक्शन लेने का प्रण भी दोहराया गया। लेकिन सवाल है कि जब इस तरह की बड़ी घटना होती है तो फिर कोचिंग सेंटर के मालिक से सख्ती से पूछताछ क्यों नहीं हुई? क्यों नहीं ऑन द स्पॉट ले जाकर सवाल पूछे गए? आखिर बेसमेंट में स्टोर की जगह लाइब्रेरी कैसे बन गई? ये सवाल पुलिस कस्टडी में पूछे जाने चाहिए थे, मगर पूछे नहीं गए। हमने पहले 2 व्यक्ति गिरफ्तार किए थे और अब हमने 5 और लोगों को इस केस में गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उस गोरखा फोर्स गाड़ी के ड्राइवर को भी अरेस्ट कर लिया है, जो हादसे वाले दिन गैर जिम्मेदाराना तरीके से पानी के बीच गाड़ी चलाकर ले जा रहा था। इधर दिल्ली पुलिस की एफआईआर कहती है कि घटना 27 जुलाई की शाम 6:35 पर हुई। बारिश का पानी अचानक सेंटर के बेसमेंट में भर गया। दिल्ली पुलिस ने बिल्डिंग के 4 मालिकों को भी गिरफ्तार किया है। पता ये भी चला है कि जिस बेसमेंट में हादसा हुआ उसका किराया 4 लाख रुपए महीना था। दिल्ली
में छात्र की मौत का मुद्दा संसद में भी उठा। कई सांसदों ने कोचिंग सेंटर वाले सिस्टम के खिलाफ सख्त एक्शन की मांग की। लोकसभा में कांग्रेस सांसद मणिकम टेगोर ने नोटिस देकर चर्चा की मांग की। बांसुरी स्वराज, शशि थरूर बोले। अखिलेश यादव, पप्पू यादव ने भी तीखे सवाल पूछे। यूपीएससी के स्टूडेंट जो तैयारी कर रहे थे, आखिरकार प्लानिंग और एनओसीज देने की जिम्मेदारी तो सभी अधिकारियों की है। अध्यक्ष महोदय, जिम्मेदार कौन है? उनके खिलाफ कार्रवाई क्या हो रही है? कहानियां हमारे बिहार की बच्ची थी। लगातार कोचिंग का मानक गाइडलाइन गवर्नमेंट के द्वारा नहीं होना एक लापरवाही नहीं, बल्कि ये एक प्रकार का एक आपराधिक कृत्य है। बच्चों को उस हद तक उनके जीवन को खतरे में डालने के तक ले जाया गया। Coaching has become virtually commerce. This silo is turning out to be a problem. कई सांसदों ने ये भी कहा कि कुछ कोचिंग सेंटर को सील करने से कुछ नहीं होगा। इनके खिलाफ एक बकायदा लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। दिल्ली में बेसमेंट वाली लाइब्रेरी के नाम पर कोचिंग सेंटर्स का बड़ा रैकेट एक्सपोज हुआ है। हादसे के बाद रातों रात गायब हो गए कोचिंग सेंटर के मालिक। कल तक जहां बिलबोर्ड लगे थे, कोचिंग सेंटर के नाम थे, वहां अब कुछ नहीं दिखता। ओल्ड राजेंद्र नगर में छात्रों की बेसमेंट में मौत। बेसमेंट में लाइब्रेरी चलाने वाले कोचिंग सेंटर के मालिक सीन से ही गायब हो गए। सब कुछ 2 दिन के अंदर हुआ। यहां तक कि बेसमेंट में चलने वाली लाइब्रेरी से फिंगरप्रिंट स्कैनर तक हटा लिया गया। क्या क्या सामान आपका है अंदर? मैम, टैब है, नोट्स हैं, बुक्स हैं, फोन, चार्जर, सब कुछ है। बच्चों ने कोचिंग सेंटर वाली लाइब्रेरी का खेल भी समझाया। कहा कि ग्राउंड और ऊपर की मंजिल पर जो लाइब्रेरी बनी होती है, उनका किराया ज्यादा होता है, जबकि बेसमेंट वाली लाइब्रेरी का किराया कम रखा जाता है, ताकि ज्यादा से ज्यादा इन कोचिंग सेंटर वाली लाइब्रेरी में आए और इनका कारोबार चलता रहे। ऐसे ही सेंटर्स मैं आपको 2 दिखा रही हूँ। सबसे पहला ये देखिए, ये भी बंद है और इसका मालिक भी अब भाग गया है। यहाँ पर इस लाइब्रेरी का बोर्ड हुआ करता था। अंदर सीढ़ियाँ जाती हैं नीचे बेसमेंट में, और बताया जाता है कि इसमें डबल बेसमेंट बनी हुई है। दिल्ली के राजेंद्र नगर की तरह प्रयागराज में भी कई कोचिंग संस्थान बेसमेंट में चल रहे हैं। यहाँ भी नियमों और मानकों की धज्जियां उड़ाते हुए छात्रों की जिंदगी और उनकी सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। इस बीच दिल्ली कोचिंग सेंटर हादसे का मामला हाईकोर्ट पहुंच गया। जनहित याचिका में हाई लेवल जांच के साथ उन अफसरों पर एक्शन की मांग है जिन्हें जून में बेसमेंट से संबंधित शिकायत मिली थी, लेकिन एक्शन नहीं लिया गया। एजुकेशन सिस्टम के इंफ्रास्ट्रक्चर पर सवाल उठाती ये तस्वीरें मध्य प्रदेश के गुना से भी आई। यहाँ के सरकारी स्कूल किसी भी वक्त बड़े हादसे की वजह बन सकते हैं। टपकती छत, जर्जर भवन, दरकती दीवारें, तस्वीरें देखकर हैरान रह जाएंगे, क्योंकि ये मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूलों का हाल है। सुविधाएं तो छोड़िए, इमारतें खस्ता हाल हो चुकी हैं। ऊपर से भारी बारिश के बाद तो सिस्टम कहीं दिखाई नहीं पड़ता। बच्चे छाता लगाकर पढ़ाई करने को मजबूर हैं। एक और चौंकाने वाली तस्वीर डिजिटल पाठशाला से आई। यहाँ स्कूल के अंदर अंडे की दुकान चलती है। टेबल कुर्सी तो दूर, बच्चों के बैठने के लिए फर्श तक नहीं है। लाखों खर्च करके स्कूल की बिल्डिंग तो बना ली, उद्घाटन के लिए सिलापट्टी भी तैयार कर ली, लेकिन आज भी उद्घाटन नहीं हुआ। भवन जर्जर होकर धराशायी होने की कगार पर है। विगत वर्ष जो है कोई भी रिपेयरिंग के लिए राशि प्राप्त नहीं हुई है। 2023-24 के अंदर कोई भी राशि शासन द्वारा प्राप्त नहीं हो पाई है। मध्य प्रदेश में शिक्षा को लेकर 33,533 करोड़ का बजट है, लेकिन गुना के 441 जर्जर स्कूल बजट का इंतजार कर रहे हैं। मगर सीएम साहब तो दिल्ली की घटना को लेकर फिक्रमंद हैं। दिल्ली में जैसे बेसमेंट के अंदर की घटना हुई है, उसको भी सबक लेते हुए अपने प्रदेश के अंदर भी सभी जिला कलेक्टर, सभी एसपी और हमारी एनडीआरएफ की टीम और बाकी लोगों को तालमेल कराने के लिए निर्देश जारी कर दिए हैं। सूबे के सीएम दिल्ली की घटना से सबक लेने की बात कह रहे हैं, लेकिन जान जोखिम में डालकर स्कूल जाने वाले बच्चों की सुध कब ली जाएगी, जवाब तो इस पर भी देना चाहिए। कांवड़ यात्रा के दौरान हंगामा और मारपीट करने वाले तथाकथित कांवड़ियों को योगी की नसीहत। गाजियाबाद में कांवड़ियों के उत्पात के बाद योगी ने कहा, संयम बनाए रखें। कोई भी पर्व और त्योहार, कोई भी साधना बिना आत्मानुशासन के पूरी नहीं होती है। शिव बनने के लिए शिव जैसी साधना भी चाहिए। सीएम योगी आदित्यनाथ का यह बयान क्यों आया, इसकी वजह समझ लीजिए।
दरअसल कुछ दिनों से कांवड़ियों के उत्पात और हंगामे की खबर और वीडियो लगातार सामने आ रहे हैं। मुजफ्फरनगर में पहले पेट्रोल पंप कर्मचारी को पीटा, इसके बाद मेरठ में रॉन्ग साइड आती कार सवार को पीटा, कार तोड़ दी और अब गाजियाबाद में सरकारी गाड़ी में तोड़फोड़। जानकारी के मुताबिक कांवड़ वाली लाइन में पावर कारपोरेशन की गाड़ी की एंट्री हो गई। इसकी वजह से कांवड़ से जल लाने वालों को असुविधा हुई। फिर क्या था, गुस्सा गाड़ी और ड्राइवर पर निकला, कार पलट दी गई। ड्राइवर तथा गाड़ी को कब्जे में ले लिया गया है। यह गाड़ी ये अवनीश त्यागी हाइडल विजिलेंस के लिए चलाता है। इससे पूछताछ तथा साक्ष्यों के आधार पर अग्रिम वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। इस बीच कांवड़ यात्रा को लेकर सीएम योगी ने पिछली सरकारों को भी निशाने पर लिया। योगी ने कहा कि पिछली सरकारें कांवड़ यात्रा रोकती थी और अब कांवड़ यात्रा बिना रुके जारी है। लगता है सीएम योगी की बात भी कांवड़ियों को समझ नहीं आई। योगी के बयान के फौरन बाद मेरठ से कांवड़ियों के हंगामे की नई तस्वीरें सामने आई। ये हंगामा इसलिए है क्योंकि इस बार कांवड़ियों ने कुछ लोगों पर अपना पर्स और पैसे चुराने का आरोप लगा दिया। पूरा मामला नेशनल हाईवे 58 का है। कांवड़ियों का एक ग्रुप लौट रहा था, उसी दौरान ये वाकया हुआ। कांवड़ खंडित होने के आरोप में जमकर बवाल हुआ। कई थानों की पुलिस फोर्स मौके पर पहुंची, तब मामला शांत हुआ। एक बच्चे के द्वारा एक कांवड़ी का बैग टच कर दिया गया था, तो उसको ये गलतफहमी हो गई थी कि ये चोरी कर रहा है और पहुंच के उनको समझा बुझाकर उनको उनके गंतव्य पर भेज दिया गया है। यूपी में पुलिस कांवड़ियों के लिए रास्ता खाली कराती है, लेकिन जयपुर पुलिस का ट्रीटमेंट अलग ही था। कांवड़ में तेज आवाज में डीजे बजाने को लेकर पहले समझाया, म्यूजिक बंद करने को कहा। जब नहीं माने तो पुलिस वाले ने कांवड़ियों को थप्पड़ मार दिया। हालांकि इस घटना के बाद बवाल बढ़ा, चौकी का घेराव हुआ और फिर पुलिस कांस्टेबल को निलंबित कर दिया गया। कांवड़ यात्रा को लेकर एक दर्दनाक खबर मध्य प्रदेश के मुरैना से आई। ट्रैक्टर ट्रॉली में सवार कांवड़ियों को एक अनियंत्रित ट्रक ने टक्कर मार दी। हादसे में 2 कांवड़ियों की मौत हो गई। हिमाचल के किन्नौर में बादल फटा, बाढ़ जैसे हालात, घरों में घुसा पानी और लैंडस्लाइड की वजह से सूबे के कई रास्ते बंद। बादल फाड़ तबाही कैसी होती है, इन तस्वीरों में देखिए। तस्वीरें हिमाचल प्रदेश के किन्नौर से आई हैं। यहाँ बादल फटने के बाद कैसी तबाही आई वो देखिए। बादल फटने के बाद रिस्पा नाले में बाढ़ आ गई। पानी और मलबे के सैलाब ने रास्ते में आने वाली हर चीज को डुबो दिया। नाले के आसपास रहने वाले लोगों के घरों में पानी घुस गया। बाढ़ से रिस्पा गांव जाने वाला रास्ता पूरी तरह से तबाह हो गया। देश दुनिया से रिस्पा गांव का संपर्क कट गया। कांगड़ा में लगातार हो रही बारिश से नदियों का जलस्तर बढ़ गया है। भारी बारिश के बाद शहरी इलाकों में सड़कें पानी में डूब गई हैं। लगातार हो रही बारिश से पहाड़ भी दरक रहे हैं। सोलन में चंडीगढ़ शिमला 4 लेन पर लैंडस्लाइड की चपेट में एक बोलेरो गाड़ी आ गई। ये गाड़ी जालंधर से अखबार लेकर शिमला जा रही थी। हादसे में एक आदमी की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। हादसा परवाणु के आई लव हिमाचल पार्क के पास हुआ। लगातार बारिश से हिमाचल में अलग अलग जगह लैंडस्लाइड के कारण 80 से ज्यादा सड़कें बंद हैं। भारी बारिश से ब्यास नदी का जलस्तर भी बढ़ गया है। ब्यास का जलस्तर बढ़ने से पलचान गांव में पानी घुस गया है। राजधानी शिमला में भी लगातार भारी बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने 31 जुलाई तक हिमाचल में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। मध्य प्रदेश के 8 जिलों में भारी बारिश, शिप्रा तट पर बने सारे मंदिर डूबे, शाजापुर में बाढ़ जैसे हालात। उफनती शिप्रा को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि उज्जैन, इंदौर और देवास में कितना पानी बरसा है। उज्जैन में शिप्रा पर बना छोटा पुल डूब गया है। नदी किनारे बने कई मंदिरों तक पानी पहुंच गया है। घाटों पर पानी भरने के बाद पूजा अर्चना रोक दी गई। श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए शिप्रा किनारे सुरक्षा बलों को मुस्तैद कर दिया गया है। भारी बारिश के बाद विदिशा में संजय सागर बांध के 2 गेट खोले गए हैं। बैतूल के सतपुड़ा डैम के 5 और पारस डोह डैम के 2 गेट से पानी छोड़ा जा रहा है। जबलपुर के बरगी डैम के गेट भी खोले गए हैं। धार के जहांगीरपुर में कारम नदी के तेज बहाव में एक किसान बह गया। भारी बारिश से नदी उफान पर थी। किसान श्रवण हाथ पैर धोने के लिए नदी किनारे गए थे, तभी पैर फिसला और पानी में बह गए। करीब 1 किलोमीटर तक श्रवण पानी में बहते रहे। कुछ ग्रामीणों ने उन्हें बाहर निकाला, लेकिन उनकी जान नहीं बचाई जा सकी। डराने वाली ये तस्वीर छिंदवाड़ा से आई है। धमनिया पंचायत रोड पर घाटामाली नदी के रपटा पुलिया को पार करने के दौरान एक युवक की बाइक बह गई।
हालांकि युवक को बचा लिया गया। उफनती नदी का पानी पुल के ऊपर से बह रहा था। युवक पुल पार करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन पानी का बहाव इतना तेज था कि बाइक बह गई। सीएम मोहन यादव ने बाढ़ के हालात पर अधिकारियों के साथ बैठक की। सीएम ने प्रशासन को मुस्तैद रहने और प्रभावित लोगों तक जल्द से जल्द राहत पहुंचाने का निर्देश दिया। मध्य प्रदेश में सामान्य से अभी तक 7% अधिक बारिश हो चुकी है। नर्मदा सहित कई नदियां उफान पर है। भारी बारिश से महाराष्ट्र और कर्नाटक के कई इलाकों में बाढ़। कर्नाटक की कई नदियां खतरे के निशान को पार कर गईं। जहां तक नजर जा रही है सिर्फ पानी ही पानी दिख रहा है। सड़कें डूब गई हैं, घर डूब गए हैं, गली कूचों में पानी भरा हुआ है। ये तस्वीरें कर्नाटक के बेलगावी से आई हैं। भारी बारिश और बाढ़ से बेलगावी जिले के गोकाक शहर का 40% हिस्सा घटप्रभा नदी के बहाव में जलमग्न हो गया है। हिटकल जलाशय से 1,64,000 क्यूसेक पानी छोड़े जाने के बाद घटप्रभा नदी उफान पर है। कर्नाटक में सिर्फ घटप्रभा ही नहीं, मलप्रभा, कृष्ण, वेदगंगा, दूधगंगा, हिरण्यकेशी और मार्कंडे नदी खतरे के निशान के पास पहुंच गई है। उफनती नदियों ने कर्नाटक के बेसिन वाले जिलों में यातायात अस्त व्यस्त कर दिया है। कर्नाटक में नदियों पर बने दर्जनों पुल टूट गए। अकेले बेलगावी जिला में 41 पुल टूट गए हैं। बाढ़ के हालात को देखते हुए बेलगावी जिला प्रशासन हाई अलर्ट पर है। बेलगावी में एनडीआरएफ को तैनात किया गया है। मूसलाधार बारिश से महाराष्ट्र के चंद्रपुर में एक कार नदी में बह गई। कार सवार युवक ने कूदकर अपनी जान बचाई। चंद्रपुर से झरपट नदी में उफान के दौरान युवक कार से पुल क्रॉस करने की कोशिश कर रहा था। तेज रफ्तार पानी में कार बह गई। कार सवार एक युवक तत्काल कार से कूद गया। दूसरा युवक कुछ देर बाद कार से बाहर निकलता है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले कुछ दिन और भारी बारिश होगी और ऐसे में आने वाले दिनों में परेशानी और बढ़ सकती है। गुजरात में 10 दिनों से लगातार बारिश हो रही है। भारी बारिश से गुजरात के कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात हैं। सौराष्ट्र के साथ ही गुजरात के दूसरे इलाकों में भी भारी बारिश हो रही है। खेड़ा, महसाणा, गांधीनगर, अहमदाबाद, आनंद, वडोदरा समेत कई जिलों में लगातार पानी बरस रहा है। बारिश से हर तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। ये तस्वीरें खेड़ा की हैं। यहाँ भारी बारिश के बाद सड़कों पर पानी भर गया। आने जाने वाले लोगों को कमर भर पानी में चलकर जाना पड़ रहा है। कुछ ऐसे ही हालात महसाणा के भी हैं। यहाँ 2 इंच बारिश के बाद सड़कें डूब गई। महसाणा की मोढेरा चौकड़ी पर दिव्यासन जाने वाली सड़क पर पानी भर गया। तो महसाणा शहर का ये दृश्य है जहाँ भारी बारिश की वजह से जल भराव की परिस्थिति हुई है। इस तरफ आप देखते हैं कितना पानी है। स्कूल के बच्चे कई स्कूल के अंदर है। वडोदरा के कई हिस्सों में भी भारी बारिश से जल जमाव के हालात हैं। भारी बारिश से आजवा डैम ओवरफ्लो हो रहा है। इससे निचले इलाकों में जल भराव की समस्या खड़ी हो गई है। भरूच के निचले इलाकों में अभी पानी भरा हुआ है। भारी बारिश से पोरबंदर, देवभूमि द्वारका के साथ जूनागढ़ और जामनगर में काफी नुकसान हुआ है। लगातार बारिश से गांधीनगर के निचले इलाकों में पानी भर गया है। दहेगाम तहसील में हालात सबसे ज्यादा खराब हैं। वहां पर औसत से ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई है। भारी बारिश से गुजरात में 127 सड़कें बंद हो गई हैं। 9 स्टेट हाईवे पर यातायात थम गया है। पोरबंदर जिले में 60, जूनागढ़ जिले में 19, जामनगर जिले में 8, गिर सोमनाथ और कच्छ जिलों में 7-7 सड़कें, द्वारका जिले में 6 सड़कें बंद हो गई हैं। मौसम विभाग ने अगले 2 दिन गुजरात के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। 15 जिलों के लिए बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। देश के कई राज्य जहां बारिश और बाढ़ से जूझ रहे हैं, वहीं जम्मू कश्मीर में गर्मी ने 25 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। गर्मी की वजह से स्कूलों की भी छुट्टी की गई है। श्रीनगर में लंबे वक्त के बाद आज बारिश हुई तो लोग घरों से बाहर निकल आए। बारिश की बूंदों का जमकर लुत्फ उठाया। श्रीनगर में बारिश से जहां किसानों के चेहरे पर रौनक आ गई, वहीं भीषण गर्मी से भी राहत मिली। देखिए, वादी कश्मीर में इस तरह का मौसम हमने देखा नहीं था जो आज पहली बार हमें देखने को मिला। वक्त वादी कश्मीर में जो बारिश हो रही है, इससे लोगों को काफी राहत महसूस हुई। बहुत ही खुशी है। बर्फीली वादियों के लिए मशहूर कश्मीर घाटी कैसे भयंकर गर्मी से जूझ रही है, ऐसे समझिए। कश्मीर घाटी में गर्मी ने 25 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। 28 जुलाई को श्रीनगर का तापमान 36.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। 9 जुलाई 1999 के बाद यह जुलाई का सबसे गर्म दिन था।
भीषण गर्मी को देखते हुए कश्मीर स्कूल विभाग ने 29 और 30 जुलाई को स्कूलों को बंद रखने का आदेश दिया है ताकि गर्मी का असर बच्चों पर ना पड़े। वैसे मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों में कश्मीर घाटी के अलग अलग स्थानों पर बारिशों की भविष्यवाणी की है, जिससे पारा नीचे आने की उम्मीद है। श्रीनगर में जुलाई का सबसे गर्म दिन 10 जुलाई 1946 को दर्ज किया गया था, जब पारा 38.3 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था। पेरिस ओलंपिक में कल इंडिया को मेडल की उम्मीद किससे है, जल्दी से नजर डाल लेते हैं पेरिस ओलंपिक से जुड़ी हुई कुछ बड़ी खबरों पर। ओलंपिक में मनु भाकर ने शूटिंग में एक और मेडल की उम्मीद जगा दी है। मनु और सरबजोत सिंह की जोड़ी 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स टीम के मेडल राउंड में पहुंच गई है। मनु और सरबजोत क्वालिफिकेशन में तीसरे नंबर पर रहे, यानी वो कल ब्रॉन्ज मेडल के लिए खेलेंगे। हॉकी में भारत और अर्जेंटीना के बीच मैच ड्रॉ पर खत्म हुआ। मैच में 58 मिनट तक अर्जेंटीना ने बढ़त बनाकर रखी थी। 59वें मिनट में कप्तान हरमनप्रीत सिंह ने पेनल्टी कॉर्नर में गोल करके मैच बराबरी पर खत्म कर दिया। हॉकी में कल भारत की टक्कर आयरलैंड से होगी। स्टार बैडमिंटन खिलाड़ी लक्ष्य सेन ने दूसरे ग्रुप स्टेज मैच में बेल्जियम के जूलियन करारगी को 21-19, 21-14 से हराया। लक्ष्य ने अपना पहला मैच भी जीत लिया था, लेकिन विरोधी खिलाड़ी को चोट लगने की वजह से स्कोर रद्द हो गया। पेरिस ओलंपिक में चीन ने अपना दबदबा कायम कर दिया। लेटेस्ट जानकारी तक जापान को पीछे छोड़ते हुए 5 गोल्ड के साथ चीन पहले पायदान पर पहुंच गया है। साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया भी टॉप 4 में है। अमेरिका 3 गोल्ड के साथ 5वें स्थान पर है। आपके खाना बनाने वाले बर्तनों से सीरियस बीमारियां हो सकती हैं। अमेरिका में ऐसा ही हुआ है। अमेरिका में नई बीमारी आई है। बीमारी का नाम टेफ्लॉन फ्लू है। अब तक 267 लोगों को टेफ्लॉन फ्लू की वजह से अस्पताल में भर्ती होना पड़ा है। लेकिन सबसे खास बात यह है कि ये बीमारी खाना बनाने के बर्तनों से फैलती है। खास तौर से नॉन स्टिक बर्तनों में कुकिंग इसकी सबसे बड़ी वजह बताई जा रही है। इस बीमारी में सिर दर्द, बदन दर्द, बुखार और ठंड से कपकपी होने लगती है। सांस लेने में तकलीफ, सिरदर्द, चक्कर, थकान, मतली और उल्टी जैसे लक्षण होते हैं। इसके अलावा मसल्स में दर्द और जॉइंट पेन होने लगता है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर नॉनस्टिक बर्तन से सही तरीके से खाना नहीं बनाया जाए तो इससे टेफ्लॉन फ्लू हो सकता है। इस बीमारी को पॉलीमर फ्यूम फीवर भी कहते हैं। पिछले 2 दशक के दौरान टेफ्लॉन फ्लू के 3,500 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। एलन मस्क ने कमला हैरिस का एक डीप फेक वीडियो शेयर किया है और कहा है कि ये बढ़िया है। क्या वाकई वीडियो ऐसा है? I, Kamala Harris, and your Democrat candidate for president. 1 मिनट 53 सेकंड का ये वही वीडियो है जिसे एलन मस्क ने शेयर किया है। वीडियो में कमला हैरिस जो बाइडेन का मजाक उड़ा रही है। Joe Biden finally exposed the senility of the debate. Thanks, Joe. कमला हैरिस के इस वीडियो को मस्क ने 27 जुलाई को शेयर किया। वैसे बता देते हैं कि ये वीडियो एक पैरोडी वीडियो है जिसके बैकग्राउंड में AI से तैयार किया गया वॉइस ओवर चल रहा है। I may not know the first thing about running the country, but remember. वीडियो में कमला हैरिस कहती हैं कि मैं कमला हैरिस राष्ट्रपति पद के लिए आपके डेमोक्रेट कैंडिडेट हूँ, क्योंकि जो बाइडेन के फालतू के बयानों ने उनके बुढ़ापे को जाहिर कर दिया है। इसके लिए मैं उन्हें धन्यवाद देती हूँ। मुझे इसीलिए चुना गया क्योंकि मैं विविधता के मामले में सबसे ऊपर हूँ। I take insignificant things and I discuss them as if they're significant. वीडियो शेयर करने के बाद कुछ लोग एलन मस्क की आलोचना भी कर रहे हैं। हालांकि एलन ने इसके जवाब में कहा है कि अमेरिका में पैरोडी लीगल है। गाजा के जंगी कदर में तुर्की भी कूद पड़ा है। राष्ट्रपति एर्दोआन ने इजराइल को हमले की धमकी दी है। जवाब में इजराइल ने कहा है सद्दाम हुसैन जैसा हाल कर देंगे। गाजा में इजराइल की फौज हमास के ठिकानों को चुन चुनकर ठिकाने लगा रही है, तो दूसरी तरफ युद्ध के नए नए फ्रंट खुल रहे हैं। अब तुर्की फिलिस्तीन के समर्थन में आ गया है। इजराइल से खार खाए तुर्की के प्रेसिडेंट एर्दोआन ने धमकी देते हुए कहा, जैसे हम नारगोर्नो काराबाख में घुसे थे, जैसे हमने लीबिया में जंग लड़ी थी, ऐसे ही इजराइल के साथ भी कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है जो हम नहीं कर सकते, हमें सिर्फ मजबूत होना होगा। एर्दोआन की धमकी पर इजराइल ने नाराजगी जताई है। इजरायली विदेश मंत्री काट्ज ने एक्स पर पोस्ट करके लिखा, इजराइल पर हमला करने की धमकी देकर एर्दोआन सद्दाम हुसैन के नक्शे कदम पर चल रहे हैं। उन्हें याद रखना चाहिए वहां क्या हुआ, कैसे खत्म हुआ। खास बात ये कि काट्ज ने अपने एक्स पोस्ट में सद्दाम हुसैन और एर्दोआन की फोटो भी शेयर की है। सद्दाम हुसैन इराक के तानाशाह थे। साल 2003 में अमेरिका ने उन्हें सत्ता से उखाड़ फेंका था और उसके बाद सद्दाम हुसैन को फांसी की सजा दे दी गई थी। बजट सत्र के दौरान नेता विपक्ष राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर किए तीखे हमले। राहुल गांधी ने कहा कि महाभारत की तरह मोदी सरकार ने भी रचा है चक्रव्यूह। मौका बजट पर चर्चा का था, लेकिन राहुल गांधी प्रसंग ले आए महाभारत के चक्रव्यूह का। बोले मोदी सरकार ने
बेरोजगारी का चक्रव्यूह, पेपर लीक का चक्रव्यूह, अग्निवीर का चक्रव्यूह और टैक्स का चक्रव्यूह बुना है, जिसमें लोगों को फंसा दिया गया है। 21वीं सदी में सर एक नया चक्रव्यूह तैयार हुआ है। स्पीकर सर, वो भी लोटस की शेप में है सर, और उसका चिन्ह प्रधानमंत्री जी अपनी छाती पर लगा के चलते हैं। सर, जो अभिमन्यु के साथ किया गया था, जो अभिमन्यु को चक्रव्यूह में फंसाया गया था, वही हिंदुस्तान के साथ किया गया है। राहुल गांधी के संबोधन के दौरान उस समय हंगामा हो गया जब राहुल गांधी बजट की तैयारियों के दौरान होने वाले हलवा सेरेमनी की तस्वीर दिखाना चाह रहे थे। राहुल ने हलवा सेरेमनी के बहाने बजट में पिछड़ी जातियों, दलितों, आदिवासियों, अल्पसंख्यकों की नुमाइंदगी पर सवाल उठाए तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने माथा पकड़ लिया। सर, मिडिल क्लास जो है वो शायद इस बजट से पहले प्रधानमंत्री को सपोर्ट करता था। अब इस बजट में आपने उसी मिडिल क्लास के एक छुरा पीठ में मारा, दूसरा छुरा छाती में। मिडिल क्लास अब आपको छोड़ने जा रही है और इस साइड आ रही है। तो मेरा कहना है, जहां भी आपको मौका मिलता है आप चक्रव्यूह बना देते हैं। राहुल गांधी ने इससे पहले भी लोकसभा में भगवान शिव की तस्वीर दिखाई थी, जिस पर विवाद खड़ा हुआ था, और आज भी राहुल गांधी ने बजट के दौरान होने वाली हलवा सेरेमनी की तस्वीर दिखाई, जिस पर स्पीकर ने आपत्ति जताई। संसद परिसर में सीमित कर दी गई मीडिया की आवाजाही। पत्रकारों और विपक्ष द्वारा सवाल उठाए जाने के बाद वापस हुआ फैसला। सोमवार सुबह संसद सत्र की कवरेज करने वाले मीडिया कर्मियों को संसद परिसर के अंदर नियुक्त सुरक्षा कर्मियों ने साफ फरमान सुना दिया कि अब पहले की तरह पत्रकार संसद भवन के गेट मकर द्वार पर खड़े होकर सांसदों से सवाल जवाब नहीं कर सकते। उन्हें संसद परिसर के अंदर बने शीशे के इस मीडिया बॉक्स के अंदर या इसके आसपास ही रहना होगा। संसद परिसर के अंदर बने शीशे के इस मीडिया बॉक्स में टीवी भी लगा है, एसी भी लगा है, लेकिन इसके अंदर या आसपास रहकर पत्रकार अपना वो मूल काम नहीं कर पा रहे थे जिसके लिए वो संसद परिसर के अंदर आते हैं। संसद के अंदर जाने से पहले नेता विपक्ष राहुल गांधी ने अपनी कार इस मीडिया बॉक्स के पास रोकी और मीडिया कर्मियों से बातचीत की। संसद परिसर में मीडिया का दायरा सीमित कर देने का मुद्दा बाद में राहुल गांधी ने लोकसभा में भी उठाया। मीडिया वालों को सर आपने पिंजरे में बंद कर दिया, सर उनको बाहर निकाल दीजिए। मामले के तूल पकड़ने के बाद लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने इसका संज्ञान लिया। उन्होंने कुछ पत्रकारों से मुलाकात की और कहा कि मकर द्वार पर पत्रकार पहले की तरह ही अपना काम करते रहेंगे। कोरोना के समय संसद की कवरेज को लेकर मीडिया पर कई तरह की पाबंदियां लगाई गई थी। कोरोना तो चला गया, लेकिन मीडिया पर लगी पाबंदियां अभी भी कायम है। यूपी में बीजेपी के भीतर मचे घमासान की तलखी विधानसभा के मॉनसून सत्र के पहले दिन भी दिखाई दी। योगी और मौर्य की मुलाकात तो हुई, लेकिन बात नहीं हुई। लखनऊ में विधानसभा के मॉनसून सत्र की शुरुआत से पहले बीजेपी विधायक दल की बैठक हुई। मंच पर बीच में बैठे सीएम योगी आदित्यनाथ, उनकी दाहिनी तरफ थे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और बाईं तरफ डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक। लेकिन न तो योगी ने केशव से बात की और न ही केशव योगी से बात करते हुए दिखे, जबकि दूसरे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जरूर बीच बीच में योगी से कुछ बतियाते नजर आए। ऐसा लग रहा है कि यूपी बीजेपी के भीतर मचे घमासान की तलखी कम नहीं हुई है। सत्र शुरू होने से पहले एबीपी न्यूज से बातचीत में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने फिर दोहराया कि संगठन सरकार से बड़ा होता है। संगठन बड़ा है, आज भी कहेंगे आप? संगठन सदा बड़ा है, हमेशा बड़ा रहेगा, हमेशा बड़ा रहेगा। और कार्यकर्ताओं का संतोष उसका क्या होगा? भी बहुत बड़ा रहेगा। केशव प्रसाद मौर्य वही बातें दोहराते जा रहे हैं जो इस विवाद के पहले दिन से कह रहे हैं। अब तो यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने भी चुप्पी तोड़ दी। संगठन बड़ा है और संगठन के एजेंडे पर ही सरकारें चुनी जाती हैं, लेकिन हमारे लिए गर्व की बात यह है कि सरकार हमारे एजेंडे को पूरा कर रही है। हम सब लोग मिलकर, पूरी पार्टी और पूरी सरकार, जो हमारे संकल्प हैं, हमारे जो कमिटमेंट है, माननीय प्रधानमंत्री जी का संकल्प है 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का, हम सब लोग उसके साथ जुड़कर काम करते हैं। तो केशव प्रसाद मौर्य हो या फिर प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, इन्हें बार बार दोहराना पड़ रहा है कि संगठन सरकार से बड़ा है। लेकिन क्यों? सवाल यही है, क्या बीजेपी के भीतर जो झगड़ा है उसकी पिक्चर अभी बाकी है? पीडीए के बाद यूपी में अखिलेश यादव का नया राजनीतिक दांव, ब्राह्मण चेहरे को बनाया नेता विपक्ष।
लोकसभा चुनाव में पिछड़े दलित और अल्पसंख्यक की सोशल इंजीनियरिंग की कामयाबी के बाद अखिलेश यादव की नजर अब यूपी के ब्राह्मण तबके पर है और इसका सबूत है ये नियुक्ति। अखिलेश यादव यूपी की विधानसभा में अपनी जगह माता प्रसाद पांडे को नेता विपक्ष नियुक्त किया है। वे 7 बार विधायक और 2 बार स्पीकर रह चुके हैं। माता प्रसाद पांडे ब्राह्मण समुदाय से आते हैं। यूपी में ब्राह्मण करीब 12 से 14% हैं। अब हम आए हैं तो चाहे शामिल समझो चाहे जो समझो, पीडीएफ तो पार्टी का बेस आधार है तो रहेगा ही। अखिलेश ने जो नियुक्तियां की उनमें माता प्रसाद पांडे नेता विपक्ष, महबूब अली अधिष्ठाता मंडल, कमाल अख्तर मुख्य सचेतक और राकेश कुमार उप सचेतक बनाए गए हैं। बतौर नेता विपक्ष आज माता प्रसाद पांडे का विधानसभा के मानसून सत्र में पहला दिन था। मैं गांव-गांव घूम रहा था, बाढ़ प्रभावित लोगों से मिल रहा था, उनको जो राहत सामग्री सरकार से जा रही थी उसको ठीक से उनके बीच में वितरित करा रहा था। अखिलेश यादव की इस नई सोशल इंजीनियरिंग पर बीजेपी ने तंज कसा है। अखिलेश यादव जी का पीडीए बहुत बड़ा धोखा है और उस धोखे का संदेश उन्होंने नेता प्रतिपक्ष बना करके दे दिया। देखिए, बड़बोले मंत्री हैं, उनके पास कोई काम तो है नहीं, ये केवल लखनऊ से दिल्ली, दिल्ली से लखनऊ। समाजवादी पार्टी के विधायकों ने विधानसभा में सत्र के पहले ही दिन दिखाए तेवर। बिजली कटौती से लेकर कानून व्यवस्था के मुद्दों पर हाथों में तख्तियां लेकर विधानसभा के अंदर किया प्रोटेस्ट। यूपी में लव जिहाद जैसे अपराध पर ताउम्र कैद, योगी सरकार ने विधानसभा में पेश किया विधेयक। यूपी विधानसभा में पेश यूपी विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध संशोधन विधेयक 2024 में कई अपराधों के लिए सजा बढ़ाने का प्रावधान किया गया है। विधेयक में लव जिहाद के लिए आजीवन जेल की सजा का प्रावधान है। धन परिवर्तन के लिए फंडिंग को भी विधेयक में अपराध के दायरे में लाया गया है। अवैध धन परिवर्तन के लिए विदेश फंडिंग पर 7 से 14 साल जेल और 10 लाख रुपए के जुर्माने का प्रावधान है। अवैध धन परिवर्तन के लिए नाबालिग महिला या किसी व्यक्ति की तस्करी पर 20 साल से आजीवन कारावास और जुर्माने का प्रावधान है। पुराने कानून में एक और बदलाव करते हुए धन परिवर्तन की घटनाओं की सूचना देने वालों का दायरा भी बढ़ाने का प्रस्ताव किया गया है। साथ ही कई मामलों में सजा बढ़ाने का प्रावधान है। पहले नाबालिग महिला SC/ST के अपराध करने पर 2 से 10 साल की सजा और 25,000 जुर्माने का प्रावधान था। अब 5 से 14 साल जेल और 1 लाख रुपए के जुर्माने का प्रावधान है। 2021 में योगी सरकार ने लव जिहाद पर कानून पास कराया था। अब पेश किए गए विधेयक में सजा और जुर्माना बढ़ाने का प्रावधान किया गया है। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस के खिलाफ पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख ने आखिर क्यों दिखाई पेन ड्राइव? क्या वाकई में फडणवीस आदित्य और उद्धव को जेल भेजना चाहते थे? एनसीपी शरद पवार गुट के नेता अनिल देशमुख के आरोपों ने विधानसभा चुनाव से पहले महाराष्ट्र की राजनीति को गरमा दिया है। देशमुख ने कहा है कि उनके पास फडणवीस के खिलाफ पक्के सबूत है। 3 साल पहले एफिडेविट करने से इनकार कर दिया और जो एफिडेविट लेके मेरे पास जो 5-6 बार जो पहले शुरू में आया था उसका नाम था समित कदम। देशमुख के फडणवीस पर लगाए आरोपों को और हवा दी अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के अध्यक्ष श्याम मानव ने। इतना उन पर दबाव होने के बावजूद उन्होंने राष्ट्रवादी को और शरद पवार जी को छोड़ा नहीं, इसलिए उनको 13 महीने जेल की सजा भुगतनी पड़ी, 13 महीने जेल में रहना पड़ा। देशमुख ने पेन ड्राइव दिखाई तो फडणवीस ने दावा किया है कि देशमुख के खिलाफ उनके पास ऑडिओ वीडियो क्लिप है। आणि मुंबई हायकोर्टाच्या चीफ जस्टिस यांनी अनिल देशमुख यांच्या विरुद्ध FIR करायला लावला। पेन ड्राइव का दावा सच्चा है या ऑडियो वीडियो क्लिप वाला, इसका फैसला तब होगा जब आरोप साबित करने की नौबत आएगी। लेकिन इन आरोपों से महाराष्ट्र में खलबली मची है। असम सरकार के हर सरकारी कार्यक्रम में अब परोसा जाएगा सिर्फ शाकाहारी भोजन। सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने दिए हैं ऐसे आदेश। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने सोशल मीडिया पोस्ट पर इस बात का ऐलान किया है। असम में सरकारी कार्यक्रम में मांसाहारी भोजन नहीं परोसा जाएगा, उस पर पाबंदी लग गई है। सीएम ने कहा है कि असम में अब हर सरकारी कार्यक्रम में सिर्फ शाकाहारी और सात्विक भोजन परोसा जाएगा। असम सरकार ने यह फैसला जिस भी मकसद से लिया हो, लेकिन सच्चाई तो यही है कि देश में 15 से 49 आयु वर्ग में शाकाहारियों की आबादी लगभग 19% ही है, जबकि नॉनवेज खाने वालों की संख्या 81% है। दिलचस्प बात यह है कि असम में शाकाहारियों की आबादी लगभग 0.5% ही है, यानी कि असम में 99 से ज्यादा आबादी मांसाहारी है। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने यह ऐलान भी किया है कि असम सरकार VIP कल्चर को खत्म करेगी। इसकी शुरुआत मुख्यमंत्री के स्तर से होगी।
सीएम की सुरक्षा में जुड़े वाहनों और बैरिकेड्स में कटौती की जा रही है। हेमंत बिस्वा शर्मा हिंदुत्व राजनीति के पोस्टर बॉय के रूप में तेजी से उभर रहे हैं। नॉनवेज बहुल आबादी के बीच शाकाहारी भोजन परोसने का ये आदेश भी उसी दिशा में देखा जा रहा है। बिहार में 65% आरक्षण को रद्द करने के हाईकोर्ट के फैसले पर रोक से सुप्रीम कोर्ट का इनकार। जेडीयू ने अब आरक्षण को जुडिशियल रिव्यू से बाहर करने की मांग उठाई है। नीतीश सरकार को सुप्रीम कोर्ट के फैसले से झटका लगा है। बिहार में आरक्षण का दायरा बढ़ाकर 65% करने पर रोक का पटना हाईकोर्ट का फैसला फिलहाल बना रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने पटना हाईकोर्ट के आदेश पर रोक से मना कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वो सितंबर में इस मामले पर विस्तार से सुनवाई करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने केवल इतना कहा है कि ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और इसको हमें गंभीरता से सुनना है और इसीलिए उन्होंने लीव ग्रांट करते हुए इस मैटर की सुनवाई सितंबर में रखी है। अब जेडीयू चाहती है कि आरक्षण को 9वीं सूची में डाला जाए ताकि ये जुडिशियल रिव्यू से बाहर हो जाए। सभी राजनीतिक दलों से और केंद्र सरकार से हम मांग करते हैं कि आरक्षण को संविधान की 9वीं सूची में डाला जाए ताकि आरक्षण संबंधी कोई भी मामला जुडिशियल रिव्यू से बाहर हो जाए। आरक्षण पर पटना हाईकोर्ट ने जो आदेश दिया था उसके खिलाफ नीतीश सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंची है, लेकिन फिलहाल उसे झटका लगा है। तेलंगाना विधानसभा में बहस के दौरान एक दिलचस्प वाकया देखने को मिला जब मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने एमआईएम के फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी को उप मुख्यमंत्री बनने का ऑफर दे डाला। विधानसभा में पुराने हैदराबाद के डेवलपमेंट को लेकर चर्चा चल रही थी। पुराना हैदराबाद ओवैसी ब्रदर्स का गढ़ है। छोटे ओवैसी ने पुराने शहर में मेट्रो समेत तमाम दूसरे प्रोजेक्ट्स की मांग की। अकबरुद्दीन ओवैसी का जवाब देते हुए सीएम रेवंत रेड्डी ने जो कहा वो सुर्खियों में है। मैं अभी वादा कर रहा हूँ चेयरमैन साहब, स्पीकर सर, आपके सामने हमारे भाई को हम डिप्टी सीएम बना लेके यहाँ पर बिठा के हमको कोई एतराज नहीं। सीएम रेवंत रेड्डी ने अकबरुद्दीन ओवैसी को अपने निर्वाचन क्षेत्र कोडंगल से चुनाव लड़ने का ऑफर भी दिया। जवाब में अकबरुद्दीन ओवैसी ने कहा कि वो एमआईएम में ही खुश है। अकबरुद्दीन ओवैसी मरे दम तक मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में था, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में ही रहेगा। तेलंगाना विधानसभा में लाइटर मूड में हुई यह चर्चा अब सुर्खियों में है। राज्य में रेवंत रेड्डी की सरकार बनने के बाद से ही ओवैसी बंधुओं का रुख कांग्रेस की सरकार की तरफ थोड़ा नर्म हुआ है। सोशल मीडिया में एक वीडियो वायरल है। वीडियो वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का है। इस वीडियो में ऐसा क्या है जो हैरान करने वाला है? जानना है तो गौर से देखिए। यह हंगामा वंदे भारत एक्सप्रेस में हुआ, बहुत देर तक हुआ। वजह यह थी कि जो गुलाबी कपड़े में बुजुर्ग दिख रहे हैं, इन्होंने वेज खाना मंगवाया था। पेंट्री कार वाले कर्मचारी ने गलती से नॉनवेज खाना दे दिया। शख्स ने बिना लेवल देखे खा भी लिया, लेकिन जब एहसास हुआ तो भड़क गए। वेटर को 2 थप्पड़ जड़ दिए। इसके बाद कोच में मौजूद यात्री वेटर के लिए खड़े हो गए और बुजुर्ग को उससे माफी मांगने के लिए कहने लगे। काफी देर तक हंगामा चलता रहा। हाथापाई तक की नौबत आ गई थी। कोच के कोने पर बहस होती रही। बाकी यात्री बुजुर्ग शख्स से माफी मांगने को कहते रहे। बाद में शख्स ने माफी मांगी, तब जाकर मामला शांत हुआ। वैसे ये घटना 26 जुलाई को हावड़ा से रांची जा रही वंदे भारत ट्रेन में हुई थी। वंदे भारत को देश की प्रीमियम ट्रेनों में गिना जाता है, लेकिन खाने को लेकर के पहले भी वंदे भारत में कई बार शिकायतें आती रही हैं। ट्रेन का इंजन डिब्बों को छोड़कर आगे बढ़ गया। देश में ऐसा कई बार हुआ है, एक बार फिर हुआ है। बिहार के समस्तीपुर में बड़ा हादसा टल गया। इंजन के इंतजार में पटरी पर खड़े ये कोच उसी संपर्क क्रांति एक्सप्रेस के हैं जो दरभंगा से दिल्ली जा रही थी। समस्तीपुर मुजफ्फरपुर रेलखंड के पूसा स्टेशन के पास 2 हिस्सों में बंट गई। ट्रेन का इंजन एक बोगी के साथ आगे बढ़ गया, बाकी के डिब्बे गार्ड कोच के साथ पीछे छूट गए। ट्रेन लगभग 100 मीटर से अधिक आगे बढ़ गई तो ट्रेन के पायलट की नजर पड़ी, जिसके बाद इमरजेंसी ब्रेक लगाकर ट्रेन को रोका गया।
कड़ी मशक्कत के बाद ट्रेन के अलग हुए इंजन और बोगी के हिस्सों को जोड़ा गया। करीब 1.5 घंटे बाद ट्रेन को रवाना कर दिया गया और बड़ा हादसा टलने से रेलवे ने राहत की सांस ली। रेलवे की ईयर बुक के मुताबिक 1960 से 2022 तक 62 सालों में 38,672 रेल हादसे हुए हैं। इस हिसाब से हर साल औसतन 600 से अधिक दुर्घटनाएं हुई। 24 घंटे 24 रिपोर्टर में आज के लिए फिलहाल इतना ही। कल इसी वक्त फिर आपसे मुलाकात होगी। खबरों का सफर लगातार जारी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।